हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के, हर एक चीज़ को मैंने इसमें रखा है। हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का तक चलेगा। एक वन शॉट वीडियो है। इसमें हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। अगर इसका आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे पीरियोडिसिटी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें डेली एक वीडियो अपलोड होगा, वो आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, तो अगर वन शॉट पढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल तो हर किसी को पता है, ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। ठीक है, ये तो हर किसी को पता है, बट इन डिटेल्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, पीरियोडिक टेबल हमको जानने से पहले वहां तक पहुंचे कैसे, वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो पीरियोडिक टेबल है क्या, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एलिमेंट है, उसको कम से कम पढ़ने के लिए एक टेबल बनाया गया, उसको एक अरेंज वे में रखा गया, उसको हम लोग प्रिडिक्टेबल बोलते हैं। अभी अभी जो हम लोग ये दिखाएंगे मॉडर्न प्रिडिक्टेबल है, लेकिन मॉडर्न प्रिडिक्टेबल बनने से पहले क्या क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले डोवेर्नियर ट्राइट्स आया 1817 में। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जैसे अगर तीन एलिमेंट को एक ग्रुप बनाए, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी। अगर एटॉमिक वेट ऑफ बी इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी अपॉन टू, ये रहा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेस पे ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स बनाया, उसका इन्होंने टेबल बनाया। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव आया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा। देखो, इसके लिए सिंपल तरीका याद रखने का, सा रे गा मा पा दा नी। फिर जो सा आएगा ना, देखो पहला तो सा ही था, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो ये पहला और एट्थ का जो प्रॉपर्टीज होगा ना वो सिमिलर होगा। न्यू लेम ऑक्टेव के अकॉर्डिंग इतना ही था इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लोथर मेयर आया। लोथर मेयर उन्होंने एक कर्व दिया। इस कर्व में जो टॉप पे होंगे उसको अल्कली मेटल बोलेंगे, जो असेंडिंग कर्व होंगे उसको हम लोग हेलोजन बोलेंगे, और जो डिसेंडिंग कर्व होंगे उसको हम लोग अल्कली अर्थ मेटल बोलेंगे। इनके अकॉर्डिंग ये था। उसके बाद मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल आया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला इन्होंने, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला। पीरियड 7 होते, और वर्टिकल ग्रुप जो था वो 1 से लेके 7 तक था, जो 2 ग्रुप था। और 7 से लेके 8 तक वो उसमें 3 सब ग्रुप था। 1 से लेके 7 तक 2 सब ग्रुप, 7 से लेके 8 तक 3 सब ग्रुप। इन चारों को मैंने एक पेज पे इसलिए रखा क्योंकि इन चारों में एक चीज कॉमन है। इन चारों ने एटॉमिक वेट को ही अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना। लेकिन इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मॉसले एक्सपेरिमेंट। उससे हमको पता चला जो एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सरे का स्टडी किया एलिमेंट पे, जिसके अकॉर्डिंग ये एक रिलेशन निकला जिसमें ए और बी एटॉमिक, सॉरी ए और बी कांस्टेंट है, और जेड हमारा एटॉमिक वेट है। ठीक है, रूट म्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये एक हमारा इन्होंने एक रिलेशन निकाला इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग दो तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। इनके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर ही हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिसिटी डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे। इसमें टोटल 18 ग्रुप होंगे, 7 पीरियड होंगे, 4 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होंगे, जो एस पी डी एफ हर किसी को पता है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो प्रिडिक्टेबल बनाया गया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बनाया गया, मतलब सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का जो एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। इनके अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताने की चीज़ नहीं है, ये लिखा होगा, लिखा गया है, आपको भी पता है, इसलिए मैं ये इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बस लिख दिया होगा। अगर नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं। डायरेक्ट बात करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग शो करते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लो आयनेशन एनर्जी होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे ना तो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ती है। जैसे ये ऊपर से नीचे जाते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप, हमारा रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी इनहेंस करेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेरिलियम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अल्कली अर्थ मेटल। जैसे पीरियोडिक टेबल में ये सेकंड ग्रुप में अल्कली अर्थ मेटल में टॉप पे ही बेरिलियम, बट ये अल्कली अर्थ मेटल नहीं है। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल और ग्रुप सेकंड को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसके और हाइड्रोक्साइड। और अल्कली अर्थ मेटल वे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। इसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलाइट्स भी होते हैं। इसके मेटेलिक नेचर और बेसिसिटी जो ऑक्साइड्स के होते हैं वो इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। नीचे जाओगे तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड नेचर, मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, और मोस्टली जो ये होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 को फ्लोरीन फैमिली, और ग्रुप 18 को हीलियम फैमिली। ये सबको पता है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है।
बोरोन फैमिली को ट्राइड्स एलिमेंट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। कार्बन फैमिली को क्रिस्टलोजेंस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट और कंपाउंड क्रिस्टल बनाते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन फैमिली को पिंकोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस, फ्लोरीन फैमिली को हेलोजेंस, हीलियम फैमिली को नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। देखो डी ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं जो मोस्टली कलर्ड होते हैं, और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज आता है, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक, 4D सीरीज में वाइटेरियम से कैडमियम तक, और 5D सीरीज में लेंथेनम आता है, फिर हॉफमियम से मर्क्यूरी तक। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो याद रखने की चीज है ये है, 12th ग्रुप इज नॉट काउंटेड एज ट्रांजिशन मेटल। 12th ग्रुप कौन सा? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये वाला लिख ही देता हूँ। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह इसको काउंट नहीं करती, ये 12th ग्रुप है। ठीक है। ये हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मिलेबल मेटल होते हैं विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें एबनॉर्मेलिटी है। क्रोमियम में 4s1 3d5 होता है, अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं रहती तो 4s2 3d4 होता। इसका रीजन ये है, जो 3d5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है। तो 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया 4s1 3d5। उसी तरह इसका 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन d10 ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ गया। उसी तरह निकेल कोई एबनॉर्मेलिटी शो नहीं करता है। निकेल के नीचे का जो प्लेडियम और प्लेटिनम है ना, इन दोनों में एबनॉर्मेलिटी है, वो आप ध्यान रखना। ओके। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं ना उसको ट्रांस यूरेनियम मेटल बोलते हैं, ये याद रखने की चीज है। ठीक है। लेंथेनाइट का जो साइज होता है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने पे लेंथेनाइट का साइज रिड्यूस होता है, लिखा हुआ है लेंथेनाइट शोज ए रिडक्शन इन देयर साइज विथ एन इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे लेंथेनाइट में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसका साइज छोटा होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज याद रखने की है, कहीं भी पूछा भी जा सकता है व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आप बोल सकते हो। ठीक है। ग्रुप एफ ब्लॉक के हैवी मेटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कंपाउंड जनरली कलर्ड होते हैं। ठीक है। अब आते हैं पीरियोडिसिटी पे। ठीक है। एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं हम? अब सिंगल एटॉम तो ऑब्जर्व होता नहीं है, उसको बॉन्डेड फॉर्म में निकालते हैं। तो 4 तरह के बॉन्डेड फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट, फिर आयनिक, फिर रेडियस, फिर वंडरबॉल, मेटालिक। देखते हैं हम वन बाय वन करके। पहले कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, होमोडायटोमिक और हेट्रोडायटोमिक। होमोडायटोमिक मीन्स दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है। एक का रेडियस आर बी मान लिए, दूसरे का रेडियस आर ए मान लिया, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी मान लिए। तो रेडियस इक्वल्स टू d/2 होता है ये। आर ए मतलब रेडियस ऑफ ए, इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो रेडियस ऑफ ए इक्वल्स टू d/2, रेडियस ऑफ बी इक्वल टू d/2। अगर हेट्रोएटॉमिक की बात करें, मतलब एक का साइज बड़ा दूसरे का छोटा, ठीक है, उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, सपोज ये ए है और ये बी है, इस दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, इसका जो रेडियस होगा वो आर ए इक्वल्स टू d/2, आर बी इक्वल्स टू d/2, सिंपल। इसका एग्जांपल मैंने pH3 दे दिया है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं हो तो क्या होगा? तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, स्टीवेंसन शॉर्टमेयर इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं उसका डायमीटर, ये डी। ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है, डी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.07 इंटू ये काई ए माइनस काई बी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्टीवेंसन शॉर्टमेयर इक्वेशन। ये कब लागू होता है? जब हेट्रोएटॉमिक हो, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेटालिक रेडियस, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कर्नल्स। इसको Na+, इसको कर्नल्स बोलते हैं, ज्यादा साइंटिफिक वर्ड होगा ना, इसको जो पॉजिटिव आयन वाला है इसको कर्नल्स बोलते हैं। इसका जो रेडियस होगा वो d/2 होगा, मतलब इसको, ये d है, d/2। और वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? इसको सिग्मा बोलते हैं, क्योंकि देखो कोवेलेंट में क्या था, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे थे। मेटेलिक में क्या था, बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और वो वंडरवॉल में क्या, एक दूसरे को टच भी नहीं करते, बस कोलिजन करते हैं। इसको सिग्मा मान लो, तो आर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू, आर ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू, आर बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयनिक रेडियस की बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आयनिक रेडियस क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई एक ए एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होगा। ठीक है।
एटम में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ठीक है। इसका अगर हम ए माइनस बनाए यानी एनाइन बनाए, तो एनाइन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, Np तो सेम रहेगा, n+1 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनाइन बनता है, तो इसका जेड इफेक्टिव घट जाता है तो साइज बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए एनाइन का लार्जर साइज होता है पेरेंट एटम से। ठीक इसी तरह इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि n-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव किए हैं तो जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जेड इफेक्टिव जैसे इंक्रीज किया हमारा साइज डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देखो जेड इफेक्टिव के बारे में थोड़ा सा देख लो, जेड इफेक्टिव होता क्या है। जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, ये है एटॉमिक नंबर, और इसको हम लोग स्लैटर्स रूल से फाइंड करते हैं। ये यहाँ तो डिटेल्स में नहीं बता सकते, हमारा जो पीरियोडिसिटी वाला प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें स्लैटर्स रूल को अच्छे से बताया गया। इसको स्लैटर्स कांस्टेंट बोलते हैं या सील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और एक दो भी नाम है। तो जेड इफेक्टिव हम लोग वहां से कैलकुलेट करते हैं। बट आप इतना ध्यान रखो, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घटता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो कैटायन बना, कैटायन बना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो साइज घट गया। इसीलिए कैटायन का साइज जो होता है वो पेरेंट आयन के साइज से छोटा होता है, वही लिखा गया, दैट्स व्हाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट आयन, ठीक है। इसके अगर फैक्टर की बात करें किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आयनिक रेडियस जो होता है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब पांच छह एटम ऐसा दे दे जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। फिर उसका क्या होता है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उससे वैसे साइज घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो, इसका ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। इसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन फिक्स है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उससे क्या होता है, हमारा जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज करता है। इस कारण जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। इतना याद रखना है तो ठीक है, नहीं याद रखना है तो ऐसे याद रखो, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा ना उतना साइज बड़ा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन बढ़ते जाएगा तो एटॉमिक साइज छोटा होते जाएगा, ये भी याद रख सकते हो। या नहीं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये ट्रेंड याद रख लो, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ये जेड एक एटॉमिक नंबर है। देखो नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट एट 0 केल्विन। ये तो हो गया डेफिनेशन, इसको अगर सिंपल तुमको लैंग्वेज में समझना हो तो उसके लिए देखो, कोई एक एटम है उसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, सिंपल इतना ही है, ठीक है। एक कोई एटम है उसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसके अगर फैक्टर की बात करें तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिग्मा, सिग्मा जो स्लैटर्स कांस्टेंट बताए थे जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन में, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका अगर जनरल ट्रेंड की बात करोगे तो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होता है तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। ठीक उसी तरह डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज क्यों करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी भी डिक्रीज करता है, ये हमारा जनरल ट्रेंड है, ठीक है। इसमें ग्रुप 1 2 उसके बाद 15 16 17 18 में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, डाउन द ग्रुप हमारा क्या था, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसमें सिंपल है। सिर्फ ग्रुप 13 और 14 में एबनॉर्मेलिटी है, वो मैंने इसमें दिखा दिया। देखो ग्रुप 13 को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, एक टेढ़ा डब्लू बनाओ, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, सबसे ज्यादा बोरोन का होगा, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, वही है ट्रेंड, ठीक है। ग्रुप 14 में क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वैसे वैसे बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा घटना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये बढ़ जाता है, सिर्फ यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है। यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज, इसको घेरा बना लो यहाँ पे। इसका रीजन क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन की बात करोगे, आयनेशन एनर्जी की एप्लीकेशन की, उसमें क्या होता है, आयनेशन एनर्जी n+1 माइनस आयनेशन एनर्जी ऑफ n,
इज ग्रेटर देन 17 तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करता है। अगर ये लेस देन 11 हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करता है। अगर इसका वैल्यू 11th और 17 के बीच का हो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट शो करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट शो करता है। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या, अगर इसका सिंपल डेफिनेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी is defined as the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom। मतलब कोई एक एटम है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, जब एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उस निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होता है, एक कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। इसके अगर फैक्टर की बात करें तो ये जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सिग्मा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अगर जनरल ट्रेंड की बात करोगे तो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है, साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज होता है। देखो सिंपल सी बात है, ये किसी के पास एक छोटा घर है और किसी के पास एक बड़ा घर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है। इसमें डालोगे तो क्या होगा, साइज बड़ा है तो कम एनर्जी लगे, कम एनर्जी रिलीज होगा। इसमें साइज छोटा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्यों, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। जैसे ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड है, वो याद रखो। अलोंग द पीरियड साइज घटा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा इंक्रीज कर गया। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब साइज बड़ा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा डिक्रीज कर रहा है, सिंपल। ठीक है, इसमें एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो ग्रुप 15 में एबनॉर्मेलिटी है, ग्रुप 16 में और ग्रुप 17 में, और सेकेंड ये पीरियड में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, आप इतना ध्यान रख लो, इस काफी है। इसके बाद जितने भी ग्रुप बचे हैं ना, किसी में एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, सब में ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज। बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन दिया, तो पॉलिंग। इसकी बात करें तो ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है जो यूनिटलेस होता है। ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो ऐसे सर मत खुजाने लग रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है। ये फ्री एटम के लिए नहीं लागू होता, ये बॉन्डेड एटम के लिए है। इट इज द पावर ऑफ एन एटम इन अ बॉन्ड बाय विच इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस जो अपने और बॉन्डेड, जैसे ए है और बी है, देखो सिंपल, यहाँ ए है और बी है। अब ए के पास इतना पावर है जो बी का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अगर डिपेंडेंट फैक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सिग्मा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब कोई भी बॉन्ड है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना है उसके बेस पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इसके अगर जनरल ट्रेंड की बात करोगे तो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। सो तभी से चीख चीख के बोल रहे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया तो साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज किया मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। सिर्फ इस चीज से भी बहुत कुछ याद रखा जा सकता है। देखो साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, साइज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। इधर देख लो, साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज, साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज। फिर इधर देख लो, साइज डिक्रीज इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। इससे भी बहुत कुछ याद रख सकते हो, ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, अब इसके स्केल की बात करें, स्केल मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन आप लोग को दो चीज पता होगा, एक पॉलिंग स्केल, एक मुलिकन स्केल, बट ये भी ज्यादा जरूरी है। ऑलरेट रोचो स्केल, देखो पॉलिंग स्केल इसने फ्लोरीन को बेस माना, उसके बाद एक ये फॉर्मूला दिया।
ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, पॉलिंग स्केल से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगी। उसके बाद मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या था फॉर्मूला, ये IE मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी प्लस EA मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, इससे हमको मोलिकन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। इस दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी याद रख सकते हो, काई, इसको एक्स नहीं काई बोलते, काई मोलिकन इक्वल्स टू 2.8 टाइम्स काई पॉलिंग, ठीक है। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका जो वैल्यू होगा ना 2.8 टाइम्स इससे बड़ा होता है, ठीक है। थर्ड आता है ऑलरेट रोचो स्केल, इसके अकॉर्डिंग ये एक्स नहीं, ये काई है, यहाँ भी काई ए माइनस काई बी है, काई बोलते हैं। chi equals to 0.744 plus 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, आर मीन्स रेडियस, ठीक है। स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इन तीनों के बेस पे निकालते हैं, तीनों के बेस पे पूछा भी जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड पहली बात तो होता क्या है, ऑक्साइड होता है जब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके कोई मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाए तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड चार टाइप के होते हैं, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक और एम्फोटेरिक। देखो बेसिक क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम अगर लेस देन 2 है, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो वो बेसिक हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन +3 है तो वो एसिडिक हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड जो होगा वो जनरली बेसिक ही होता है, जो भी मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल प्लस ऑक्साइड्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिक नेचर की बात करोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी, किसका, मेटल का, इसलिए IEM। बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, ठीक है। और एसिडिक नेचर की बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, घटेगा तो एसिडिक नेचर घट रहा है, ठीक है। अगर सेम हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, जिसका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा एसिडिक है, सिंपल, ठीक है। और न्यूट्रल की बात करें तो इसमें ना एसिडिक कैरेक्टर होगा ना बेसिक कैरेक्टर होगा। और एम्फोटेरिक क्या होता है, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर हो बेसिक कैरेक्टर हो। हर एक का मैंने एग्जांपल भी दे दिया, वो आप देख लो, आप याद रख लो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में जितने भी ये सारे चीज थे, जितने भी इंपॉर्टेंट था सारा इतना ही है। इसको अगर डिटेल्स में पढ़ना हो तो पीरियोडिसिटी करके एक प्लेलिस्ट चल रहा है, उसको आप देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक, वो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसका लगभग कितना 8 या 10 लेक्चर को कंपाइल करके ये एक लेक्चर बनाया गया है, जो मैक्सिमम 15-20 मिनट चला होगा। अब तो मैंने टाइम तो देखा नहीं है, बट जितना भी हो आप सारा देख लो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।